हेलो बच्चों, नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। प्यारे साथियों, आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए गए हैं जो 100 क्वेश्चंस है और 100 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के लिए काफी लाभदायक साबित होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर दीजिए सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ सके और आज की क्लास का आनंद ले सके। आज की क्लास से आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ये स्टडी विथ रवि का वादा है। क्योंकि हमने देखा है प्यारे साथियों, ये जो पीडीएफ बनाया गया है हर एक साल 25 से 30 क्वेश्चंस इस पीडीएफ से पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है। पूछा जा रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। जो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक है वो कौन है, जरा बताइएगा। तो प्लेटो है, अरस्तु है, लासवेल है या लस्की है। बता दें यहाँ पे पॉलिटिक्स नामक जो पुस्तक का लेखक है वो कौन है, अरस्तु है, याद रखिएगा। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई सवाल है। निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र कुछ ही दिन और बच गए आपके एग्जाम के, मात्र 2 से 3 दिन कह सकते हैं जो आपके एग्जाम चालू होने में बच गए। तो ऐसे प्रश्न को आपको लास्ट समय में करना बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा से जो संबंधित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, वो बात करें ऑप्शन नंबर ए पूंजीवाद समाज। पूंजीवाद समाज जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। समाजवादी समाज जो है बिल्कुल इस विचारधारा से संबंधित रखता है। यहाँ पे बात करें वर्ग विहीन समाज भी रखता है और वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज भी रखता है। तीसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। पूछा जा रहा है कि नागरिक गणतंत्रात्मकवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया। तो नागरिक गणतंत्रवाद का जो सूत्र है ये किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा ये भी अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। पूछा जा रहा है कि किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है। तो ये किसने बोला था, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। 4 नंबर सवाल का जवाब शांति कायरो का सपना है, ऐसा किसने बोला था। तो ये जो बोला था प्यारे विद्यार्थियों हिटलर ने बोला था। किसने, हिटलर ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कौन बोला था, हिटलर बोला था। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, एमबीबीआई क्वेश्चंस माने जाते हैं और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हिटलर यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू किया गया था। तो ये जो है 1970 के बाद शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, याद रखिएगा 1970। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। तनाव शैथिल्य का दौर जो है 1970 के बाद यहाँ पे शुरू किया गया था। काफी बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्ति उभर कर सामने आई थी। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कम समय में कराने का आपको प्रयास किया जा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन 2 महाशक्ति उभर कर सामने आई थी, बताइएगा। कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बिल्कुल राइट आंसर है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और सोवियत संघ दोनों जो है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत में क्या हुआ था, महाशक्ति उभर कर आई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। 7 नंबर है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचन राष्ट्रपति कौन था। जिस समय सोवियत संघ का विभाजन हुआ उस समय रूस का जो प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति था वो कौन था, तो वो येल्त्सिन था। कौन था, येल्त्सिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे याद रखिएगा। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि सोवियत गठ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। सोवियत गठ से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था, जरा बताइएगा। पोलैंड है, ये युगोस्लाविया है, पूर्वी जर्मनी है। तो सोवियत गठ से सबसे पहले जो देश अलग हुआ था वो याद रखिएगा युगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। और आपके एग्जाम फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में। तो युगोस्लाविया याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। 9 नंबर सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया कि ग्लासनोस्ट पेरिस्ट्रोकिया के मंत्र किसने दिए, बताइएगा। ये मंत्र जो था ये किसने दिया था, सभी का जवाब आना चाहिए 9 नंबर सवाल का जवाब।
तो बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन लेनिन, स्टालिन या गोर्बाचोव है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है रोनाल्ड रेगन किस देश के राष्ट्रपति थे? ये जो है रोनाल्ड रेगन ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो यूएसए के। किसके थे? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है। काफी बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए, इसलिए एमवीवीआई क्वेश्चंस भी है। 11 नंबर सवाल है, कहता है एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुता की परिचायक है? एक ध्रुवीय स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुता की परिचायक है, जरा बताइएगा। तो 11 नंबर सवाल का जवाब का आंसर बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए। बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्धों का हिस्सा था? तो आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक युद्ध का हिस्सा बना था वो था ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? कहता है पूर्व के नए बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है, बताइएगा। 13 नंबर सवाल का जवाब तो बिल्कुल मलेशिया को रखा जा सकता है। किसको? मलेशिया को। याद रखिएगा काफी मात्रा में वहां पे ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। कहता है किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? जरा बताइएगा, पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है 14 नंबर सवाल में। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बारीकी से आना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए हैं, इसलिए सभी का जवाब क्या होना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। तो 14 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे चीन आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? चाइना। अगला सवाल, वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो आसियान का सदस्य राष्ट्र वर्तमान में जो पूछा गया कौन नहीं है? तो अल्जेरिया। याद रखिएगा अल्जेरिया, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी में दिया गया है। काफी बार ये आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है। अगला सवाल है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, बताइएगा। तो ये जो होगा बिल्कुल उपरोक्त में से सभी यहाँ पे होगा। आसियान देशों का साझा बाजार उत्पाद तैयार करना, आसियान क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों का निपटने के लिए निर्मित मौजूद व्यवस्था में सुधार करना। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आसियान का विश्व शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा आसियान का जो विश्व शिखर सम्मेलन था ये 2012 में कहां पे आयोजित किया गया था? तो ये नोम पेन में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो पंचशील समझौता जो है ये भारत और चीन, किसके बीच? भारत और चीन के बीच यहाँ पे हस्ताक्षरित हुई थी, यानी इस पे साइन किया गया था। इस समझौते पे भारत और चीन के बीच ये समझौता हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल की ओर। 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई थी? दक्षिण एशिया के पूछा गया है कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें माओवादी उथल पुथल मचा था? तो वो क्या है? क्या भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नेपाल? तो ये नेपाल में मचा था। कहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों? नेपाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। काफी बार क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल है 20 नंबर, कहता है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकार ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो उनके प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे दी, यानी पाकिस्तान के। याद रखिएगा कहाँ के? पाकिस्तान के। तो ये प्रश्न जो है 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो सार्क का सदस्य जो है यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया है, या जापान है, या भारत है? तो सार्क का जो सदस्य है प्यारे विद्यार्थियों हम है, यानी हम भारतीय हैं। भारत है सार्क का सदस्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? तो 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई थी? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो वो जो घोषणा अपनाई थी मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट होगा। काफी बार सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये याद रखिएगा। निश्चित रूप से आपके 2024 के एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं?
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं जरा बताइएगा। तो 111 याद रखिएगा। कितनी धाराएं हैं प्यारे विद्यार्थियों? 111 धाराएं हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में। कितनी है? 111 धाराएं हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पे इस प्रश्न के लिए प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो विश्व एड्स दिवस जो होता है याद रखिएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मतलब कब आयोजित किया गया था गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन? बताइएगा। तो ये जो आयोजित किया गया था 1983 में। कब? 1983 में यहाँ पे आयोजित किया गया था गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन। कहाँ पे? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों याद रखिएगा विश्व महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को यहाँ पे विश्व महिला दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था, इसका बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। काफी बार सवाल है, आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद है 2024 के एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? याद रखिएगा यहाँ पे 1945, 1965, 1975 या ऑप्शन नंबर डी 1995। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 28 नंबर सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य जब आपसे पूछा जाएगा सुरक्षा परिषद में तो टोटल के टोटल कितनी है? 10 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व है, जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं ये आपसे पूछा गया है। इसमें परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व हैं? तो उसमें जो तत्व शामिल है शक्ति संतुलन, संगठन और राजनीति, सामूहिक सुरक्षा, यानी इनमें से सभी यहाँ पे इसमें शामिल है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है, फटाफट से हम लोग सोल्यूशन करें क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको करना है। तो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? बात करें 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का, तो वहां पर जो उद्घाटन किया था किसने किया था? बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टर घाली ने किया था। किसने? डॉक्टर घाली, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी में दिया गया है। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम के लिए साबित होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है। कहता है कि बच्चे के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो बच्चों के अधिकारों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यहाँ पे वो कौन सा है? बिल्कुल न्यूसेफ है। कौन सा है? न्यूसेफ, यूनिसेफ, सॉरी क्या है? यूनिसेफ है। क्या है? यूनिसेफ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी में दिया गया है, याद रखिएगा। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, जरा बताइएगा। तो अभी यहाँ पे चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से अगर देखें तो इसमें ऑप्शन है क्या? बिल्कुल इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल रहना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऋषि सुनक जो है अभी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है। चलिए, किसने कहा कि भूमंडलीकरण के विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण और सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो ये जो कहा था ये किसने कहा था? रॉबर्टसन ने ऐसा बोला था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? बताइएगा कौन सी सबसे बड़ी क्रांति यहाँ पे होनी चाहिए? सभी का जवाब यहाँ पे आना चाहिए। तो सबसे बड़ी क्रांति जो कहा जाता है वो औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है प्यारे विद्यार्थियों ये किस वर्ष हुआ था? 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कहता है IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया था। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था, जरा बताइएगा। तो ये जो काम करना शुरू किया था 1947 में। कब किया था? 1947, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल क्या है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? यहाँ पे 6 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन संघ सूची का एक विषय है? तो संघ सूची का यहाँ पे एक विषय कौन सा है इनमें से? तो रक्षा जो है यहाँ पे संघ सूची का एक विषय है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा।
परंपरागत सुरक्षा नीति कौन कौन से तत्व है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के अंतर्गत बताइएगा यहाँ पे कौन कौन से तत्व आते हैं। 29 नंबर सवाल का जो जवाब है सभी का यहाँ पे, सॉरी हाँ 39 नंबर सवाल का जवाब सभी का आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, बिल्कुल इनमें से सभी जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है। शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीति और सामाजिक सुरक्षा, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कहता है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? तो लोकसभा में आपसे बिहार के सांसद की संख्या पूछा गया। टोटल के टोटल 40 सांसद होते हैं, कितने? 40। अगला सवाल है कि विधानसभा की बैठक में गण पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो इसका आंसर आपको बताना है, फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। कितने सदस्यों की उपस्थिति यहाँ पे आवश्यक माना जाता है विधानसभा के बैठक में? तो टोटल के टोटल जो है 1 से 10 सदस्य की, यानी 10 सदस्यों की यहाँ पे बिल्कुल उपस्थिति होनी चाहिए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ घोषित किया गया? तो भारतीय संविधान के बात करें यहाँ पे प्रथम अनुच्छेद में घोषित किया गया है। कौन से अनुच्छेद में? प्रथम अनुच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है। अगला सवाल है, कहता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं उसकी नियुक्ति यहाँ पे कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला सवाल पे हम जरा फोकस करते हैं। कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी सांसदों का उल्लेख है? तो ये जो संविधान के जो अनुच्छेद है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 245 से 255 याद रखिएगा। चलिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो बात करें किस देश का है, क्या यूएसए का है, रूस के है, दक्षिण अफ्रीका का, या भारत का? भारत की बात करें सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये भारत में लिखा गया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा। 46 नंबर सवाल है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा 1953 में हुई। कब में हुई? 1953 में। यहाँ पे याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। कहता है अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। 48 नंबर सवाल है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे, यानी साइन किए थे? तो वो जो साइन किए थे राजा हरि सिंह ने। किसने? राजा हरि सिंह, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो याद रखिएगा सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। कहता है भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? संविधान सभा का आयोजन किस घटना के आधार पर हुआ बताइएगा। तो ये जो गठन किया गया था, क्या वो क्रिप्स मिशन, माउंटेन वेट्स योजना, वेवेल योजना, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है कम्बिनेट मिशन योजना? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट है, कम्बिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ये किया गया था। कहता है संघात्मक ढांचों के लिए अपरिहार्य लक्षण बताइए। तो संघात्मक ढांचा जो होता है इसके लिए जो होता है बिल्कुल इनमें से सभी होनी चाहिए। चलिए, संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश की बेंच होनी चाहिए? इसका आंसर बताने का प्रयास आप लोग कीजिएगा। 51 नंबर सवाल का जवाब सभी का यहाँ पे आना चाहिए। बिल्कुल सभी का क्या रहा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 से अधिक। क्या है? 5 से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय सौंपे गए? तो सौंपे गए हैं, कितने सौंपे गए हैं? बिल्कुल यहाँ पे कितने सौंपे गए हैं? चारों ऑप्शन है, तो 29 याद रखिएगा। कितने सौंपे गए हैं? तो 29। अगला सवाल है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है टोटल के टोटल 6 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उसका क्या किया जाता है? बिल्कुल नियुक्ति होते हैं। क्या होता है? नियुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर सवाल है, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, काफी बार पूछे गए सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885। थोड़ा लंबा क्वेश्चन से कहता है भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो इसका जवाब जरा बताइएगा कि भारत में कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहना होगा, उसके बाद इसको मिलेगा नागरिकता।
चलिए, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा, टाइम आपका बहुत कम है और इसको बचाने का प्रयास कीजिए। तो देश की रक्षा करने का कर्तव्य जो है किस कोटि में आता है? बिल्कुल यहाँ पे किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए। कहता है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? 58 नंबर सवाल है। याद रखिएगा, चंद्रशेखर को जाना जाता है। किसको? चंद्रशेखर, जो कि आपसे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है, वो कौन थे? बिल्कुल यहाँ पे कौन थे? मुरारजी देसाई थे। कौन? मुरारजी देसाई, याद रखिएगा। चलिए, 60 नंबर है कि पंचसूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो पंचवर्षीय योजना जो है किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। 61 नंबर सवाल है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव यहाँ पे कब किया गया था? इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो द्वितीय आम चुनाव जो है प्यारे विद्यार्थियों कब किया गया था? 1955, 56, 57। तो ये 57 में कब किया गया था? कब? 57 में किया गया था, याद रखिएगा। कब किया गया था? 57 में। काफी बार सवाल जो है पूछे गए। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो ये जो समाजवाद अपनाया था, ये ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया था। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के यहाँ पे प्रथम गृह मंत्री आपसे पूछा जा रहा है, ये कौन थे? सरदार पटेल जी थे। कौन थे? सरदार पटेल, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? बिल्कुल भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो यहाँ पे MS स्वामीनाथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी? तो 1967 की बात अगर हम करते हैं तो एक दलीय थी, दो दलीय, बहुदलीय या एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय योजना आयोग जो है प्यारे विद्यार्थियों, ये कब समाप्त कर दिया गया, जरा बताइएगा। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? बिल्कुल 2014 में इसको समाप्त कर दिया गया। कब? 2014 में। कहता है हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये कौन से विचारधारा पर है? बिल्कुल यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद पे आधारित है। अगला नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो आपातकाल का जब घोषणा किया जाता है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसको लगाया जाता है। भारत में वित्तीय आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्तीय आयोग का यहाँ पे कार्यकाल आपसे पूछा गया है। 69 नंबर सवाल है। वित्तीय आयोग का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, आपको पता ही है। कहता है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो बताने का प्रयास कीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है प्यारे साथियों, 70 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल 1961 से 66 तक चली थी। अगला सवाल है 71 नंबर के भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? यानी अब समाप्त कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये जो समाप्त किया गया था क्या 2010, 12, 11 या 9? तो ये 2012 में समाप्त किया गया था। कहता है किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का धैर्य रखा गया है? तो ये जो रखा गया है बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना में रखा गया। कहता है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 51 से 56, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान पारित किया गया था और उसके बाद ये चालू किया गया था। चलिए अगला सवाल है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये जो है पहला गुटनिरपेक्ष जो सम्मेलन किया गया था ये बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ? बेलग्रेड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई? तो ये जो हुई थी ये 1960 ईस्वी में हुई थी। कब? 1960 ईस्वी में। अगला सवाल है कि भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर साक्षात्कार किस वर्ष हुआ था? तो 76 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आना चाहिए, 1954 ईस्वी में। कहता है भारत ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो ये चीन के साथ हुई थी। किसके साथ? चीन के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है। कहता है इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया था उसका नाम है 1972 का शिमला समझौता। क्या? 1972 का शिमला समझौता। 79 नंबर सवाल पर जरा फोकस करते हैं। कहता है गुट निरपेक्ष को यह भी कहा जाता है। तो गुट निरपेक्ष को और क्या भी हम कह सकते हैं, इसका जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा। तो उनको जो हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कह सकते हैं? बिल्कुल 79 नंबर सवाल का जवाब तटस्था भी कह सकते हैं।
कहता है गुणनिरपेक्ष आंदोलन कब पर का अस्तित्व में आया। तो ये जो आंदोलन अस्तित्व में आया था 1961 में, ये आंदोलन अस्तित्व में आया था। चलिए हम लोग चलते हैं अब 81 नंबर की ओर। कहता है किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। तो ये जो आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था ये किसने किया था, बिल्कुल 81 नंबर का सीपीआई ने। किसने, सीपीआई ने। कहता है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई। तो 1885 में जो राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। काफी एमबीबीआई सवाल है। स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति यहाँ पे डॉक्टर राधा, 83 नंबर सवाल है, प्यारे विद्यार्थियों बताने का प्रयास कीजिएगा। तो राधा कृष्णन आपको पता ही है। अगला सवाल पे बात करते हैं। कहता है 1559 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई। तो 1559 में जो स्वतंत्र पार्टी बनाई थी वो सी राजगोपालचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने बनाई थी। 85 नंबर सवाल है कि 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थे। कौन थे, इंदिरा गांधी, याद रखिएगा। कहता है 6 दिसंबर 1992 को निम्न में से कौन सी घटना हुई। तो कौन सी घटना हुई थी, यहाँ पे बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया था। याद रखिएगा 6 दिसंबर 1992 को। कहता है भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ था। तो इसमें जो संविधान में संशोधन किया गया था 42वां संशोधन, वो कब किया गया था। वो जो किया गया था 1976 में किया गया था, याद रखिए। कहता है भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल आपको पता है 360 के अंतर्गत। जनता पार्टी का सरकार कब बनी। तो जनता पार्टी का जो सरकार यहाँ पे बना था प्यारे विद्यार्थियों, कब बना था इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो बना था बिल्कुल 1977 ईस्वी में बना था। कहता है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो ये आपको पता है, ये बिहार के श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यहाँ पे थे। चलिए कहता है किसने नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, बताइएगा किसे नहीं रखा जा सकता। ये जो है ऑप्शन नंबर डी, टहरी बांध आंदोलन को नहीं रख सकते। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे, गृह स्वराज्य आंदोलन को नहीं रख सकते। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है। तो शिवसेना जो है यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या है, बिल्कुल सक्रिय है। कहता है मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया था। तो इनके जो सिफारिश को लागू किया था बीपी सिंह ने यहाँ पे लागू किया था। कहता है कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो ये जो है किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी, यहाँ पे तमिलनाडु की ये क्षेत्रीय पार्टी है। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है पूना पैक्ट संबंधित था। तो पूना पैक्ट किससे संबंधित है, यहाँ पे दलित वर्ग से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बिल्कुल तालिबान नहीं है। कहता है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो आपको यहाँ पे याद रखने वाला है राबड़ी देवी। चलिए किस आंदोलन का नारा है निजी सार्वजनिक है सार्वजनिक निजी। तो ये जो है हमारे महिलाओं के आंदोलन से नारा है। पर्यावरण की सुरक्षा के आंदोलन नहीं हो सकता। कौन सी पार्टी संप्रदाय, जातिवाद और जनवाद, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का पोषण नहीं करती है, आपसे पूछा गया। तो 99 नंबर का जवाब आपको यहाँ पे पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कौन नहीं करती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और आज का लास्ट सवाल काफी सुपरफास्ट क्लास का 100 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। आम पार्टी का संयोजक कौन है। तो आम पार्टी का संयोजक कौन है आपको पता ही यहाँ पे कौन है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल है। ये आपका आंसर है, ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और कुछ ही मिनट में आज की क्लास को समाप्त करना पड़ रहा है क्योंकि फटाफट कराने का यहाँ पे प्रयास किया हूँ और आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ है। तो क्लास अगर अच्छा लगा है, सुपरफास्ट लगा है, रिवीजन आपका हो गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से कर दीजिए। भाई बहन दोस्त जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में मिलते हैं फिर से धमाकेदार सीरीज के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।